अस्सलाम वालेकुम मुबीन। आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम अनूर। आपको भी आवाज़ आ रही है? चलें। सो आज ये जो हमारा चैप्टर था कैपिटल गेन्स वाला, इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है। तो एक क्विक सी रिवीजन कर लेते हैं जो हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अपने इस चैप्टर में। ठीक है। एक तो रजीम्स का जिक्र करेंगे हम। ठीक है। फिर देखेंगे कि कौन सा नॉर्मल टैक्स रजीम में जा रहा होगा और कौन सा सेपरेट ब्लॉक में जा रहा है। तो डिस्पोजल ऑफ कैपिटल गेन की बात करते हैं। मेन कैटेगरी की करें तो डिस्पोजेबल ऑफ कैपिटल एसेट्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर जब हम नॉर्मल टैक्स रजीम की बात करते हैं तो इसमें हमने कहा था शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, जिसको हमने कैटेगरी वन कहा था। ये एनटीआर के अंदर जाएगा। मतलब एनटीआर के अंदर जाने का मतलब ये है कि आपके पास अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है, इनकम फ्रॉम सैलरी आ रही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रही है, तो वहाँ पे ही आपने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स वाली वैल्यू भी यहाँ पे लेनी है, जो कैटेगरी वन से आ रही हो या कैटेगरी टू से आ रही हो। इनको यहाँ पे ऐड करने के बाद आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम में से लेस आप कर दोगे डिडक्टेबल अलाउंस, जैसे जिसकी एक हमने एग्जांपल ज़कात पढ़ी थी, वो लेस करने के बाद आपके पास टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर आपने जो टेबल वन है या टेबल टू है, जो टेबल वन था ये हमने नॉन सैलरीड पर्सन या एओपी के लिए पढ़ा था, और टेबल टू जो है सैलरीड पर्सन के लिए पढ़ा था। वो टैक्स का रेट लगा दोगे तो यहाँ पे आपके पास टैक्स निकल आएगा। इसमें कैटेगरी वन आ जाती थी शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, और कैटेगरी टू आ जाती थी जिसमें पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग और ये सारी चीज़ें आ जाती थी। ठीक है। फिर हमारे पास सेपरेट ब्लॉक आ जाता है। सेपरेट ब्लॉक में हमने कहा था डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इसमें आ रहा होता है। डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? जो हमने लिस्टेड कंपनी वाली बात की थी, लिस्टेड कंपनी मतलब जो हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन के मुताबिक में पब्लिक कंपनी बनती है, उसके शेयर अगर आपके पास हैं उनको डिस्पोज करोगे तो वो सेपरेट ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक है। या इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप उसको डिस्पोज कर रहे हो, ठीक है, फ्लैट्स, प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, उनको डिस्पोज कर रहे हो तो वो भी आपका सेपरेट ब्लॉक में आ जाएगा। ये सेपरेट ब्लॉक क्यों कहलाता है? क्योंकि इनके लिए अलग से स्लैब रेट्स दिए गए हैं। ठीक है। तो इनके लिए सेपरेट एक टैक्स रेट्स के लिए स्लैब रेट दिए गए हैं। इनके ऊपर ये टेबल वन और टू नहीं लगना, तो ये सेपरेट ब्लॉक में चले जाते हैं। इनकी ट्रीटमेंट हमने कैसे की थी? हमने कहा था कि यहाँ पे ही हम पहले इसको ऐड करेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जो सेपरेट ब्लॉक में जाने हैं वो यहाँ पे ऐड करते थे। बाद में यहाँ से ज़कात लेस करने से पहले पहले इसको हम डिडक्ट कर लेते थे और साइड पे ले जाते थे। जो नॉर्मल टैक्स रजीम की इनकम रह जाती थी उसमें से ज़कात लेस करके हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाती थी, और उसके ऊपर हम रेट लगा देते थे। और ये जो हमने लेस किए होते थे, यहाँ पे फिर हम इनको अलग से जो है इनके स्लैब रेट से इनके ऊपर रेट दे के वो टैक्स लगाते थे, और उसके बाद आपके पास टोटल टैक्स पेबल आ जाता था। बच्चों, इसमें कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछ ले मेरे से। बीन बेटा, शेयर्स पे कब मैंने कहा कि 15% लगता है? शेयर्स की केस में अब मैं इसको आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। शेयर्स दो तरह के होंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने डेफिनेशन दी है। एक वो शेयर्स होंगे जो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में आते हैं उसके शेयर्स, और एक वो शेयर्स होंगे जो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में आते हैं उसके शेयर्स। ठीक है, वो याद करो, हमने प्राइवेट कंपनी की और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, उनके शेयर्स आ जाएंगे। अब जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं वो तो सिंपल आपने नॉर्मल टैक्स रजीम के अंदर ऐड कर देना है, जितना भी गेन आया है वो। बाकी जितने भी आपकी इनकम की सोर्सेज हैं उनसे जो इनकम आ रही है उनके अंदर शामिल हो जाएगा, उसमें से ज़कात लेस हो जाएगी। उसके बाद उसके ऊपर जो है टेबल वन या टू में से रेट लगेगा, तो इसका मतलब यह है कि उसके लिए तो कोई सेपरेट रेट दिया ही नहीं गया, वो तो बाकी इनकम का पार्ट बन जाता है प्राइवेट कंपनी के केस में। ठीक है, उसको तो साइड पे कर दो।
अब रह गया पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी पे मैंने कहीं पे नहीं कहा कि सीधा 15% लगना है। आप डिविडेंड की बात कर रहे हो, डिविडेंड सेपरेट चीज है। आपको कैपिटल गेन की बात हो रही है, जो आप शेयर्स बेचते हो उसके बाद आपको जो गेन होता है, उसके लिए तो एक पूरा एक चार्ट दिया हुआ था, ठीक है, कि जो शेयर्स आपने 2013 से पहले खरीदे हैं उनके ऊपर जीरो रेट लग रहा होगा, जो 13 के बाद खरीदे हैं, 22 से पहले खरीदे हैं उसके लिए अलग रेट है, जो 22 के बाद खरीदे हैं 2024 के एंड तक आपने जो खरीदे हैं उनके ऊपर अलग रेट आ रहा है, वो पीरियड के ऊपर बताया गया कि इतने इतने पीरियड, और 30 जून 2024 के बाद जो आ रहे हैं उनके ऊपर आपका फिक्स 15% है। तो ये कभी भी ये नहीं करना कि खाली एक 15% याद कर लो, हर शेयर जो नजर आए उसके ऊपर 15% लगा दो, नहीं। इसके लिए अलग रेट कार्ड पूरा इसलिए दिया गया है कि आपको समझाया जाए कि हर कैटेगरी के शेयर जो डिवाइड हो रहे हैं टाइम पीरियड के हिसाब से, और वो अक्वायर करने की डेट के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि इसके ऊपर रेट कौन सा लगता है, ठीक है। तो 15% नहीं है। क्लियर है मोबिन? मुबीन, ये जो भी क्वेश्चन है इसकी मुझे ना पिक्चर भेज देना, आई कैप की बुक से है या जिससे भी है, मुझे पिक्चर भेज देना ताकि मैं इसको देख लूँगा। देखो आई कैप की बुक में ना, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें गलतियाँ हो सकती हैं। मैंने अभी देखा नहीं है आप जो भी क्वेश्चन कह रहे हो, बट आई कैप की बुक के अंदर बहुत सी गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। इकोनॉमिक्स में जो आई कैप की बुक है उसमें इतनी गलतियाँ हैं, इतनी गलतियाँ हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। एमसीक्यूज गलत सॉल्व हुए हुए हैं, उनके आंसर्स गलत हैं, और जो बच्चा ये प्लान कर ले कि मैंने बगैर टीचर के जो है वो आई कैप की बुक से पढ़ के इकोनॉमिक्स का पेपर पास करना है, तो यकीन करें बड़ा ही मुश्किल होगा उसके लिए। तो आई कैप की बुक में गलतियाँ होती हैं। फिर क्या होता है, इंस्टीट्यूट जो है उसमें जो टीचर्स होते हैं वो उन गलतियों को आइडेंटिफाई करते हैं, वो आई कैप को लिखते हैं कि यार ये गलतियाँ इनको ठीक करो आप। तो आई कैप उनके ऊपर काम करता रहता है। अब इकोनॉमिक्स वाइड ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं पढ़ा रहा होता, शायद ही कोई एक आधा और पढ़ा रहा हो या मैं पढ़ा रहा होता हूँ। तो इसकी जो है ना फीडबैक वो आई कैप को मिल नहीं रही, ठीक है, इकोनॉमिक्स की बुक की। सो उसमें गलतियाँ अभी तक है, ठीक है। अब तो आगे वाली जो स्कीम आ रही है उसमें इकोनॉमिक्स ने वैसे ही मर्ज हो जाना है, और मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं गलतियां निकाल के आई कैप को भेज रहा हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ। सेम इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी गलतियां होती हैं जो टाइम के साथ साथ इंप्रूव होती जाती हैं। आई थिंक नई बुक आई है, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो या कुछ इस तरह की मिस्टेक होगी हो, तो शायद आप सही कह रहे हो कि वहाँ पे गलती हुई हो, बट लेट मी चेक, मैं पहले देखूंगा उसके बाद आपको बताऊंगा कि शायद गलती है भी या वो सही है। आपको लग रहा है ऐसा कि आपने कोई कैलकुलेशन ना गलत करती हो जिसके बाद आपको नजर आ रहा हो कि गलत। मनूर, आपका कोई क्वेश्चन? मुबीन, और कोई क्वेश्चन? मुबीन, कोई क्वेश्चन? हाँ देखो, हमने क्या किया था, मैंने जो प्लान किया था ना, मैंने आसान से मूव किया था मुश्किल की तरफ। अब जितना आगे जाते जाओगे ना मुश्किल होगा। जैसे गेम की डिफरेंट स्टेजेस होती है ना, तो गेम के स्टार्ट में अगर मुश्किल स्टेज खिला दी जाए ना तो आपका इंटरेस्ट ही टूट जाता है, आप वो गेम शायद दोबारा ना खेलो। सो आपके इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए डेवलपर क्या करता है, वो आसान स्टेजेस पहले रखता है ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि यार आप ये गेम खेल सकते हो। जब आपको थोड़ा सा उसका चस्का लग जाता है कि अब ये गेम खेलनी है, तो मुश्किल स्टेजेस आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो सेम यही हम भी यही कर रहे हैं कि हमने आसान जो इनकम के हेड से उनसे स्टार्ट किया था, ठीक है। अब जब आपको थोड़ा सा समझ आने लग गया तो अब हम मुश्किल की तरफ आ गए। ये हेड ऑफ इनकम जो है ये कॉम्प्लिकेटेड है, नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। आगे आप चलोगे बाकी हेड्स पढ़ोगे तो वो शायद आपको इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे, मुश्किल भी लगे, ठीक है। बट आपने अपने माइंड को हमेशा सीए में रहते हुए आपने इसको हमेशा जो है वो बड़े लेवल पे सोचना है। जितना बड़ा सोचोगे ना बीइंग स्टूडेंट, मैं कह रहा हूँ सीए आपके लिए उतना आसान होता जाएगा। अगर आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया तो सीए पास करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर माइंडसेट ये रखा जो हम एफएससी
या मैट्रिक में रखते हैं कि भाई जो बता दिया गया बुक में बस वो याद कर लो पेपर पास हो जाएगा, नहीं। बुक में आपको एक मटेरियल दिया गया है, उसको आपने पढ़ना है और अपने माइंड के साथ उसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देखना है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल सिनेरियो क्या आ सकता है, एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा किस बात को घुमा सकता है। ठीक है, तो जब आपका ये माइंडसेट बन गया तो फिर उसके बाद आपको आई कैप भी तंग नहीं कर सकता। अच्छा, डेली के तो मैं नहीं बता सकूंगा कि कितना प्रैक्टिस करो। आप ना एक जो है ना अपना ये बना लो, स्केड्यूल ऐसे ड्राफ्ट कर लो कि जो क्लास आपको पढ़ाई जाती है ना, ठीक है, उस क्लास से रेलिवेंट आपने सबसे पहले तो आई कैप की बुक को कंसल्ट करना है, ठीक है, और मेरे नोट्स को कंसल्ट करना है। ये कर रहे हो, अगर उसको रिवाइज करते जा रहे हो ना तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जा रहे होंगे। अब कुछ ऐसे होते हैं मेरे नोट्स के अंदर क्वेश्चन होंगे, कुछ पास पेपर के क्वेश्चन होंगे, वो चैप्टर कंक्लूड होने के बाद आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने वो सारे क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट कर लिए। फिर आई कैप की बुक में भी एग्जाम्पल है, जब आप आई कैप की बुक को कंसल्ट कर रहे होगे तो वहाँ पे जो जो एग्जाम्पल्स आ रही हैं आपने वो सारी जो है वो करते जाना है साथ साथ। वो करते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस मजीद बेहतर होता जाएगा कि यार मैंने आई कैप को भी कवर कर लिया। जो आई कैप खुद बता रहा है कि यार ये चीज़ें कर लो तो आपकी तैयारी हो जाएगी, मैंने वो भी कवर कर ली। फिर आई कैप की प्रैक्टिस किट है, आपने उसको कवर करना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कहते हो मैंने वीकेंड के ऊपर बैठ के जो है ना वो ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है या मैं साथ साथ करता रहूँ। तो ये आपके ऊपर है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यार डेली के 2 क्वेश्चन कर लो तो आप मास्टर हो जाओगे, नहीं। आप खुद डिसाइड करोगे। अब आप लोग इस लेवल पे पहुंच के हो कि आप प्रोफेशनल एजुकेशन में बैठे हुए हो, प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे हो, तो आपने खुद डिसाइड करना है कि कैसे आपने अपने इस सारे सब्जेक्ट्स को जो है वो एक साथ लेके चलना है। ठीक है, तो आप डेली की बेसिस के ऊपर जो है ना आप ये भी कर सकते हो कि यार मैं प्रैक्टिस किट के 1-2 क्वेश्चन डेली बेसिस के ऊपर कर लूँ। अच्छा, अब एक और मसला आएगा आपको। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो एक फ्लो में चल रहे होते हैं, पानी की तरह बह रहे होते हैं। आप अगला टॉपिक पढ़ते जाओगे ना तो आपको पिछले ऑटोमेटिकली रिवाइज होते जाएंगे। ठीक है, अकाउंटिंग के कुछ ऐसे होते हैं कि आपको डबल एंट्री साथ साथ रिवाइज होती रहेगी। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको आपने जो पढ़ चुके हो ना उसको जब तक रिवाइज नहीं करोगे तो वो आपको लगेगा कि मैं दोबारा 1 महीने बाद खोलूंगा तो मुझे भूला हुआ हो। तो उसको आपने साथ साथ कंटिन्यू करना है, पिछले टॉपिक्स को भी लेके चलना है। ठीक है, तो ये काम आपने लाजमी करना है। इंटरलिंक होते हैं कॉन्सेप्ट, जैसे आज हम चैप्टर 6 जब पढ़ेंगे ना तो उसमें एक इंटरलिंक हो रहा होगा कॉन्सेप्ट जो कि चैप्टर 4 से रिलेटेड है। तो आपने क्या करना है, जब ऐसा कोई इंटरलिंक हो रहा हो कॉन्सेप्ट तो आपने फौरन जाके पीछे से उसको रिवाइज करना है जिसके साथ वो इंटरलिंक हो रहा है। तो उससे आपको ये वाला नया टॉपिक भी समझ आएगा और पिछला भी बेहतर तरीके से समझ आएगा, तो आपने उसको भी साथ लेके चलना है। मुबीन, पेपर ना, देखो अभी आप लोग बिल्कुल स्टार्ट में हो, पेपर इससे मुश्किल आएगा। ठीक है, पेपर में ना वो एक हेड ऑफ इनकम को सिर्फ फोकस करके आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता। पेपर में उसको पता है कि बच्चे ने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, उसने सारे हेड ऑफ इनकम पढ़ लिए हैं, उसने फाइनल टैक्स regime के अंदर जो जो इनकम से आ रही हैं वो पढ़ ली हैं, उसने सेपरेट ब्लॉक वाली जो जो इनकम से बच्चे ने वो पढ़ ली हैं। ठीक है, उसके बाद उसने कुछ और प्रोविजंस पढ़ लिए हैं, उसने डिडक्टेबल अलाउंसेस सारे पढ़ लिए हैं, उसने टैक्स क्रेडिट्स वाले सारे पढ़ लिए हैं ऑप्शन। अब वो आपको घुमा सकता है। ठीक है, उसने सारे हेड्स को एक साथ मर्ज करना है या एटलीस्ट 2-3 हेड्स को घुमाएगा आपको। तो आप वहां पे उसको कंपेयर नहीं कर सकते अभी इस स्टेज के ऊपर। आप ये जो भी एग्जांपल्स कर रहे हो ना ये स्पेसिफिकली एक हेड से रिलेटेड होती हैं ताकि आपको वो हेड ऑफ इनकम जो है वो बेहतर से समझ आ जाए, आप उसमें मास्टर हो जाए। जब आप सारे हेड ऑफ इनकम पढ़ लोगे तो एक साथ सारे आपके ऊपर गिराए जाएंगे। ठीक है, तो आपने फिर सारों को टैकल करना होगा एक साथ। तो वो मुश्किल होते हैं, पेपर में मुश्किल होगा, इससे मुश्किल होगा, अच्छा खासा मुश्किल होगा। और कोई क्वेश्चन? चलें, आगे चलते हैं। अब आपके लेक्चर के अंदर ना, आज का जो लेक्चर है इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आई कैप की बुक में थे और मेरे नोट्स में से जो मैंने ऐड किए। इन टॉपिक्स को हमने क्या करना है, पहले तो इनका ये समझना है कि यार ये कितने एक्सट्रीम लेवल पे टेस्ट हो सकते हैं, क्या इससे कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्या इसमें कोई न्यूमेरिकल ऐड किया जा सकता है, न्यूमेरिकल में ये वाली प्रोविजंस या सेक्शंस ऐड किए जा सकते हैं, उस हिसाब से हमने देखा। ठीक है, जितने भी अभी हम ये रिवीजन करेंगे जो हमने पहले टॉपिक्स थोड़े से मिस किए हुए हैं, ये आपने परेशान नहीं होना, इनको अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो या पढ़ लेते हो समझ लेते हो तो ये मोर देन इनफ। ठीक
है, ये हमने, सॉरी, हाँ, यहाँ से एक ये चीज़ है कि कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो आई कैप की बुक में गिवन है कि कैपिटल एसेट्स की क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स, आम शेयर्स जो होते हैं कंपनीज के, ठीक है, ये इसके एग्जांपल। अब ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं तो उसकी अलग ट्रीटमेंट है, ये पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं तो उसके अलग ट्रीटमेंट है। राइट शेयर्स, ठीक है, राइट शेयर्स क्या होते हैं कि आपको कंपनी राइट दे देती है कि आप ये शेयर खरीद सकते हो। अब शेयर्स आपने अभी नहीं खरीदे लेकिन आपको राइट मिल गया, ठीक है, आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, कंपनी अपने शेयर नए शेयर इशू करने जा रही है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को राइट दे देती है कि भाई इतने शेयर्स तुम खरीद सकते हो। अब ये राइट भी आपका एक किस्म का एसेट है, अभी आपने शेयर नहीं खरीदा लेकिन आपको राइट मिल गया, ठीक है। तो ये भी इसकी एग्जांपल है। बोनस शेयर्स, जो आपके एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कुछ फ्री में शेयर्स दे दिए जाते हैं, इनको बोनस शेयर्स कहते हैं। मुदारबा सर्टिफिकेट, ठीक है, मुदारबा जो है उनके कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, बस इतना इसको याद कर लो। पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट ये होते हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट ये होते हैं, मुसारका सर्टिफिकेट ये होते हैं, पीटीसी वाउचर्स, गुडविल, गुडविल का आपको अकाउंटिंग में पता होगा, ठीक है। पेटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, राइट्स होते हैं बेसिकली, ये आपको पता होगा आई थिंक, और कॉपी राइट्स, ठीक है। तो ये आपने सिंपल याद कर लेने हैं, इनको सारों को समझने की जरूरत नहीं है, बस आप एग्जाम्पल से याद कर लो कि ये जब भी आए तो ये क्या है, कैपिटल एसेट्स, ठीक है। बहुत सी चीज़ें अभी आपके कैश लेवल पे नहीं है, आप जब फाइनल के पेपर में जाओगे टैक्स पढ़ोगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें एडिशनल आएंगी, तो कुछ वहाँ पे समझने वाली। अच्छा, ठीक है, सर पूरे कैश में टैक्स और बी ला तो है, तो बड़ा अच्छा समझा जाता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये बच्चों की नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कुछ बच्चों को ना इस तरह के सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, जैसे टैक्स हो गया, लॉ हो गया, जो जिनका, ये वाले बच्चे जो है ना ये फ्यूचर में अच्छे टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, या लॉ अगर ये करें तो ये अच्छा उसको समझ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए ये बच्चे अच्छा मटेरियल होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये बहुत बुरे लग रहे होते हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है, उसमें शायद टीचर की भी इतनी गलती ना हो बट उनकी नेचर में होता है कि उनको ये बुरे लगते हैं, ठीक है। मैं उन बच्चों में से था जिनको टैक्स और लॉ बहुत ही बुरा लगता है, मतलब मेरी अगर कोई वीकनेस है ना तो वो टैक्स है और लॉ। ये वीकनेस मैंने दूर कब की, जब मैं आर्टिकल्स में गया। आर्टिकल्स में भी मेरा ये जो था ना एक बिगेस्ट फेयर होता था, मैं टैक्स का कोई काम करने से जो था ना वो भागता था, ठीक है। मेरी जान जाती थी कि यार मैं टैक्स और लॉ में से कुछ जो करूँ। बाकी आपका जो आर्टिकल्स में आपका जो होता है ना पार्टनर जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, तो उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है। वो अल्लाह भला करे ऐसा पार्टनर थे कि उन्होंने वैसे ही काम किया होता था, ठीक है, एक खास पार्टनर। तो मैं प्रेफर करता था मैं ऑडिट में काम करूँ, मेरी वो वाली नेचर जो है ना वो मुझे ज़्यादा उस तरह की थी कि मैं ऑडिट में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता। बट जब मैंने अपनी पहली जॉब की और उसमें मैं मैनेजर जो था वो कॉरपोरेट का भी मैनेजर था, ठीक है। टैक्स में मैंने फिर भी अवॉइड किया, टैक्स को मैं नहीं करता था, लेकिन मैं कॉरपोरेट का मैनेजर बना। अब मैं कॉरपोरेट का मतलब होता है ये लॉस वगैरह, कंपनी लॉ, वहाँ पे मैंने सीखा। और वो सीखने के बाद मुझे समझ आया कि ये है क्या एक्चुअली, ठीक है। सो मैं पेपर भी पास करता जा रहा था, आर्टिकल भी कंप्लीट कर बैठा, लेकिन मेरा जो फेयर था ना लॉ और टैक्स का, ये नहीं मेरे दिमाग से निकलता था। मेरी अटेम्प्ट्स भी सबसे ज़्यादा जो थी वो उसमें लगी थी लॉ में, ठीक है, टैक्स पास हो जाता। फिर जब मज़ीद आगे गए, ठीक है, प्रैक्टिस की और ये सारा कुछ काम किया, तो फिर जाके ये फेयर ख़त्म हुआ, ठीक है। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, मुझे तो बड़े लकी बच्चे लगते हैं जिनको ये वाले चैप्टर्स या ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ये इजी लग रहे होते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, जिसको ये समझ आ रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं समझ आता। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हमने जब कैपिटल गेन निकाला था तो हम कहते थे ए माइनस बी। ए को हम कहते थे कि ए है कंसिडरेशन और बी को हम कहते हैं ये है कॉस्ट। ये जो ए माइनस बी का प्रोसेस था ये बेसिकली जब आप डिस्पोज कर रहे होते थे एसेट को तो तब ये आप कैपिटल गेन निकाल रहे होते थे। अब हम डिस्पोजल को समझने जा रहे हैं कि डिस्पोजल एक्चुअली है क्या। यहाँ पे देखो सेल की बात भी तो की जा सकती थी ना, कि सेल करो आप, जैसे अकाउंटिंग में हम कहते हैं कि हमने अपना फिक्स एसेट सेल किया है तो हमें वहाँ पे गेन लॉस होता है, तो यहाँ पे भी सेल का वर्ड किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम डिस्पोजल का वर्ड करते हैं, वैसे अकाउंटिंग में भी जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो डिस्पोजल का ही होता है। तो डिस्पोजल क्यों कहा गया कि डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, जब आप डिस्पोजल करोगे कैपिटल एसेट का तो आपके पास कैपिटल गेन या लॉस आएगा, ठीक है। तो सेक्शन 75 कहता है कि जो भी पर्सन होल्ड करता है कोई एसेट, ठीक है,
और जब वो उसको डिस्पोज करता है तो उस पर्सन का मतलब क्या होता है कि वो डिस्पोजल किन सूरत में समझा जाएगा, जब उसने होल्ड कर दिया, किसी के साथ एक्सचेंज कर लिया। अब देखो, डिस्पोजल का वर्ड जो है ना वो ग्रेटर मीनिंग रख रहा है, ब्रॉडर मीनिंग रख रहा है सेल के वर्ड से, ठीक है। इस डिस्पोजल की एक एग्जाम्पल या एक फॉर्म जो है वो सेल है, ठीक है। ये सिर्फ एक इसकी एग्जाम्पल है। तो डिस्पोजल में जब आप शेयर बेचोगे तो तब भी डिस्पोजल कहलाएगा, जब आप उसको किसी से एक्सचेंज कर लो कैपिटल एसेट को तो तब भी डिस्पोजल कराएगा, जब आप किसी को ट्रांसफर कर दो, तो आप अपने बच्चों को शेयर ट्रांसफर कर रहा है या कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा है तो उसको भी डिस्पोजल समझा जाएगा। जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कंपनी बंद हो रही है, उसके जितने भी कैपिटल एसेट्स हैं वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो वो भी क्या कहलाएगा, डिस्पोजल कहलाएगा। अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हो ना, देखो टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन जो है ना मुबीन तब अलाउ की जाती है जब वो आप कहो कि वो इनकम फ्रॉम बिजनेस से रिलेटेड कोई एसेट है, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ करने की दी गई है आपको इजाजत। जब वो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ हो रही है, एक ये सिनेरियो है, ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर डेप्रिसिएशन आपको खर्चा लेस करने की इजाजत है। और एक अगर आपको याद हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमने कहा था वहां पे भी एक एग्जांपल के अंदर जो है ना आपको डेप्रिसिएशन लेस करने की इजाजत है। आई थिंक वो जब आप प्रॉपर्टी को अलोंग विद प्लांट और मशीनरी जो है वो रेंट पे देते हो तो वहां पे डेप्रिसिएशन लेस करने की इजाजत है, ठीक है। तो इन सूरतों में मतलब ये है कि जो भी एसेट डेप्रिसिएशन जिस पे लेस हो रही होगी ना, तो वो एसेट कैपिटल एसेट से डील नहीं कर रहा, हाँ, ठीक है। वो कैपिटल एसेट ही है। कैपिटल एसेट की तो हमने डेफिनेशन ही कुछ और पढ़ी थी, ठीक है। हमने कहा था कि ये तीन चीजें निकाल दो तो कैपिटल एसेट है, लेकिन इन तीन चीजों में जो मूवेबल वाला हेड है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्पेसिफिकली कैपिटल एसेट बना देगी। तो जरा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दोबारा पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि कैपिटल एसेट को उसने कुछ खास एसेट्स कहा गया कि ये वो कुछ खास एसेट्स हैं जिसमें हमने कैटेगरी वन बना ली, कैटेगरी टू बना ली। उसके बाद हमने पब्लिक कंपनी के शेयर्स की कैटेगरी बना ली, जिसको हमने सिक्योरिटीज कहा। उसमें पब्लिक कंपनी के अलावा भी कुछ और शेयर्स थे, कुछ और चीजें थी जो उसमें सिक्योरिटीज में आ जाती थी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी की हमने बात करी, तो ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे डिस्पोजल की। तो जब सोल्ड हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसको हम डिस्पोजल कहेंगे। या कोई शेयर कैंसिल हो गया या रिडीम हो गया या रीलिंक्विश्ड हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस्ट हो गया, एक्सपायर हो गया, सरेंडर हो गया, तो इस सब का मतलब भी क्या लिया जाएगा कि वो डिस्पोज हो गया, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ एन एसेट बाय सक्सेसर, जो दे रहा होता है वो सक्सेसर होता है, ठीक है। मतलब आपके बाप दादा से जो आपको प्रॉपर्टी मिल रही होती है तो वो जो जिनसे आपको मिल रही है वो सक्सेसर है, ठीक है। ट्रांसमिशन का क्या मतलब है, एक से दूसरे के पास जाना। द ट्रांसमिशन ऑफ एन एसेट बाय सक्सेसर और अंडर अ विल, ठीक है। अगर अपनी ख्वाहिश से कोई दे रहा है, अगर वो फोर्थ हो गया है तो सक्सेशन में चली जाती है, अगर वो अपने जीते जी आपको कुछ चीज दे रहा है तो विल होता है। शैल बी ट्रीटेड एट डिस्पोजल ऑफ एन एसेट बाय डिसीज एट द टाइम एसेट इज ट्रांसमिटेड। अब इस लाइन को पढ़ो और अगर नहीं समझ आती तो मुझे बताओ। इस लाइन में वो ये कह रहा है कि जब ट्रांसमिशन हो जाती है, एसेट एक बंदे से दूसरे बंदे के पास पहुंच जाता है, नॉर्मली ये ट्रांसमिशन तब हो रही होती है जब किसी लॉ के तहत एक बंदे से दूसरे बंदे के पास जा रहा होता है। जैसे कोई बंदा फोत हो गया तो उसके जितने जो है ना वारसीन हैं उनमें वो एसेट्स उसके डिवाइड कर दिए जाएंगे, तो ये ट्रांसमिशन है, ठीक है। ये वो लिख के भी दे सकता है कि इसको ऐसे ऐसे जाना है, या सक्सेशन के थ्रू जो है ना इस्लामिक कवानीन के तहत जो है वो अगले उसकी नस्ल में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, या उसके जो भी वारसीन होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। इसको भी डिस्पोजल समझा जाएगा, ठीक है। और ये डिस्पोजल कब टेक प्लेस होगा, जब ये शेयर्स या एसेट्स जो है ये ट्रांसफर हो रहे हैं। कैपिटल एसेट कोई प्रॉपर्टी भी हो सकता है, कोई शेयर्स भी हो सकते हैं। जब ये ट्रांसफर हो रहे होंगे, ट्रांसफर हो गए होंगे दूसरे उसके वारसों के नाम, तो तब हम कहेंगे कि ये ट्रांसमिट हो गया या अब ये कंप्लीट हो गया, डिस्पोजल हो गया इन शेयर्स का। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? मुबीन? अच्छा, आगे है एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एसेट टू पर्सनल यूज शैल बी ट्रीटेड एट डिस्पोजल
ऑफ द एसेट बाय द ओनर ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ एसेट सप्लाई। ये एक बंदा है, ठीक है, आपने लॉ में पढ़ा होगा। ये इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसके एक जो है ना वो ऑफिस है, यहाँ पे वो कोई चीज़ बेचता है। यहाँ पे से कि एक सोफा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसका घर है, ठीक है, यहाँ पे भी एक सोफा पड़ा हुआ है। अब ये दोनों सेपरेट है, ये बिजनेस एसेट है, ये पर्सनल एसेट है, ठीक है। ये दोनों, जब आपने किसी बिजनेस एसेट को पर्सनल एसेट में अप्लाई कर दिया, आपने ये सोफा उठा के, आपकी अपनी शॉप है ना, आपने कहा ये आज के बाद मैं अपने घर में यूज करूंगा, तो इसको भी डिस्पोजल समझा जाएगा, ठीक है। फिर वेयर बिजनेस एसेट इज डिस्कार्डेड और सीज टू यूज इन बिजनेस, ये सोफा अब फारग हो गया है, इसको आपने उठा के बाहर कूड़े में फेंक दिया, तो ये भी समझा जाएगा कि आपने डिस्पोज कर। और डिस्पोजल शैल इंक्लूड डिस्पोजल और पार्ट ऑफ एन एसेट, मतलब डिस्पोजल का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा एसेट जब खत्म होगा, बेचोगे, ट्रांसफर करोगे, ट्रांसमिट करोगे, तो तब डिस्पोजल होगा। उसका कोई खास पार्ट भी अगर आप बेच रहे हो तो वो भी डिस्पोजल समझा जाएगा, उस खास पार्ट। एक बड़ी सी मशीनरी है, ठीक है, उस मशीनरी के साथ जो है एक अटैच डस्टबिन आ रही है, आपने वो डस्टबिन उतारी, आपने कहा ये मैं अलग से बेचूंगा, बाकी एसेट में चलाता रहूंगा, तो वो जो डस्टबिन है वो आपने एक किस्म की डिस्पोज कर दी। तो ये डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट की बात हो रही थी। आई होप आपको समझ आई होगी। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो जल्दी से, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी। आज मैंने चैप्टर 6 स्टार्ट करना था, बट हम गपशप में मसरूफ हो गए और मेरा टाइम वेस्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं, जल्दी करो, इसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, डिस्पोजल समझ नहीं आया तो पूछ लो। मनूर आपको समझ आ गया? आगे चलें। ओके मुबीन, आपका तो वो हो गया क्लियर। मनूर आप भी बता दो जल्दी से ताकि आगे move ओके। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हमने कंसिडरेशन की बात की थी, तो कंसिडरेशन को पढ़ लेते हैं कि कैपिटल एसेट की कंसिडरेशन क्या होती है। कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। हम अभी तक ये समझ रहे थे कि जब भी हम कोई एसेट बेचते हैं, जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है, इनमूवेबल प्रॉपर्टी बेच दी, तो उसके अगेंस्ट हमें जो पैसे मिलेंगे हम उसको कंसिडरेशन कहते हैं। लेकिन लॉ के मुताबिक वो तो कंसिडरेशन है ही है, जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो तो कंसिडरेशन है ही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू और हो और आप जो पैसे ले रहे हो वो और हो। इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये प्रैक्टिस ना नॉर्मली ऐसे ही हो रही होती है। ये भाई साहब हैं, ठीक है, इन भाई साहब ने अपने घर को बेचना था, ठीक है, घर को बेचना था, और इस घर को बेच के इनको पैसे जो मिलने थे वो आपकी कंसिडरेशन समझी जानी थी, ठीक है। ये भाई साहब की जो घर था इसकी कॉस्ट थी 1,000, ठीक है, मतलब ये बहुत पुराना इसने खरीदा हुआ था, इसकी कॉस्ट थी 1,000, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या इसने जैसे भी खरीदा इसकी कॉस्ट थी 1,000। अब जब ये घर जो था ना, ये किसी ऐसी स्टेज पे पहुंच गया जहाँ पे इसकी वैल्यू एकदम से शूट अप कर गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई ऐसे पॉइंट के ऊपर घर आ गया जहाँ पे एक जो है ना वो, पहले ये किसी देहात में था, ठीक है, घर तो सस्ता था, वहां से हाईवे गुजर गई, इसकी प्राइस शूट अप कर गई, ठीक है, अब ये बहुत महंगा बिकना है। अब इसकी जो कंसिडरेशन मिलनी चाहिए ना, वो कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, अगर ये मार्केट में बेचे तो ये बिकना चाहिए कोई 100 मिलियन का, फॉर एग्जांपल 100 मिलियन का बिकना चाहिए। ये क्या है कि फेयर मार्केट वैल्यू इसकी है इस टाइम, अगर ये बेचा जाए तो 100 मिलियन है, ठीक है। ये भाई साहब, अब इसके पास एक ठेकेदार आए, उन्होंने कहा यार तेरा घर जो है ना ऐसी जगह पे है कि तू समझ के तुम ना एक खजाने के ऊपर बैठे हो, ये घर मुझे बेच दो, ठीक है, मार्केट में ये 100 मिलियन का बिक रहा है, तो मुझे बेचो। इस भाई ने कहा ठीक है मैं बेचूंगा, लेकिन मैं बेचने के लिए ना भाई, जब मैं बेचूंगा तो मेरा तो कैपिटल गेन ही बहुत ज़्यादा आ जाएगा, मैंने तो बड़ा सस्ता खरीदा था, तब तो यहाँ पे कोई किसी को ख्याल भी नहीं था कि यहाँ से मोटर पे गुजर जाएगी और ये एकदम से इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो मैं ना आपको बेच तो दूंगा, लेकिन भाई मैं इसके ऊपर टैक्स बड़ा देना पड़ना है, तो मैं इस वजह से ना डर रहा हूँ। इसने कहा भाई कोई मसला नहीं है, मैं ना तुम्हें
इस तरह करके पैसे देता हूँ, से कि मुझे थोड़े से पैसे छोड़ो, 90 मिलियन कर दो, हम ना आपस में ऐसे बात करेंगे, हम ये शो ऐसे करेंगे कि तुमने मुझे ना ये सिर्फ 5,000 का बेचा है। ठीक है, एक्चुअली कितना का बिक रहा है, 90 मिलियन का, 5,000 का बिका है। मैं ना तुम्हें बैंक में 5,000 ट्रांसफर कर दूंगा, बाकी जो पैसे हैं ना वो मैं तुम्हें ना कोई कैश पुश करके कहीं ऐसे ही ना करके दे दूंगा। ठीक है, या जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है बाहर किसी अकाउंट में दे दूंगा, इस तरह करके। अब लीगली देखा जाए ना तो इसने सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए होंगे, 5,000 के ऊपर के, मुझे कंसिडरेशन रिसीव कितनी हो रही है, 5,000। और जब इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेट भी करेगा तो शायद इसके बैंक अकाउंट में 5,000 ही आ रहे हैं। तो इस डर से कि लोग ये वाली हरकतें करने शुरू कर देते हैं कि वो अपनी कंसिडरेशन को ना थोड़ा सा कम करके दिखा रहे होते हैं ताकि कैपिटल गेन कम आए, और कंसिडरेशन जो रिसीव कर रहे होते हैं वो कम रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस डर से टैक्स वालों ने क्या कहा कि भाई आपने जो कंसिडरेशन की वैल्यू लेनी है ना वो आपने अमाउंट रिसीव जो आपको हो रही है उसको देखो, और जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको देखो, फिर जो हायर है ना वो आप कंसिडरेशन लोगे चाहे आपने 5,000 ही रिसीव किए हों। गेन कैसे निकालना है, 5,000 या मार्केट वैल्यू जितनी भी है उसकी 100 मिलियन। ठीक है, इन दोनों का हायर वैल्यू जो आया ना वो आप लोगे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो कंसिडरेशन में आप 100 मिलियन लिखोगे, ना कि जो आपने एक्चुअल रिसीव किया वो लिखोगे। ये बात क्लियर हुई है बच्चों? मानूर, मुबीन, ये बात क्लियर हुई है कि आज के बाद जब आपने कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है तो आपने जो कंसिडरेशन में वैल्यू लिखनी है वो वैल्यू नहीं होगी जो आपने रिसीव की है। आपने पहले कंपैरिजन करना है कि रिसीव कितनी हुई है और फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, उनमें से जो हायर है उसको उठा के लिख दो, कैपिटल गेन निकाल लो। मानूर ओके है, आगे चलें। बिल्कुल सही कह रहे हो मानूर, आपको हमें मार्केट वैल्यू नहीं रिसीव हुई, बट यहाँ पे एक गैप बन गया ना कि लोग जानबूझ के कम वैल्यू दिखा के बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है, या ये वाला जो घर है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो घर है, ये मैं क्या करता हूँ, मैं बेच देता हूँ अपने भाई को। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दो बंदे हैं, ये अपने भाई को ये घर बेचना चाहते हैं। ठीक है, ये घर बेचना चाहते, ये अपने भाई को ये घर जो है ना सस्ता बेच रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 1 लाख का बेच रहे हैं। अगर ये घर मार्केट में बेचता तो मार्केट वैल्यू कितनी है इस घर की, से के 5 लाख। ठीक है, और अगर इसका भाई ये मार्केट से खरीदता तो उसको भी 5 लाख देने पड़ते, अगर ये मार्केट में बेचता तो उसको भी 5 लाख मिलते। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्योंकि आपस में मिले हुए थे, इन्होंने 1 लाख में ये घर बेचा ताकि कैपिटल गेन जो है वो कम से कम हो। कैपिटल गेन सबसे कम से कम हुआ तो इसका मतलब क्या है कि नुकसान किसको हुआ, एफपीआर को नुकसान हुआ, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसने टैक्स कलेक्ट करना था। ये घर अगर 5 लाख का बिकता तो टैक्स ज्यादा आता, 1 लाख का बिका है तो कैपिटल गेन कम हुआ है तो टैक्स भी कम होगा। तो एफबीआर ने कहा कि भाई तुम अपने इस भाईचारे के अंदर हमारा नुकसान क्यों करो, हमें टैक्स चाहिए जो हमारा हक है और जितना वो बनता है। तो वो बनता कितना है कि जितने की फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें से लेस करो कॉस्ट। तो अगर तुम किसी जो है ना वो ओपन मार्केट में बेचते, ठीक है, आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन करते, तो ये 5 लाख का ही बिकता। तो 5 लाख कंसिडरेशन लो, इसमें से कॉस्ट निकालो, कैपिटल गेन आएगा, उसके ऊपर टैक्स दो, ना कि जो एक्चुअल में रिसीव कर रहे हो। ठीक है, मतलब तुम दोनों भाई हो ना, तो हमें क्या लेना देना तुम दोनों भाइयों से, हमें तो पैसा चाहिए एफपीआर को। ठीक है, तो हमें तो पैसा चाहिए और ये रोकड़ा उस रेट के ऊपर देना है, उस कैपिटल गेन के ऊपर निकालना है जो मार्केट के ऊपर तुम बेचते और वहां पे जो आपको मिलती कंसिडरेशन। तो एफबीआर बेसिकली क्या कर रहा है, एफबीआर अपने आप को सिक्योर कर रहा है, ये वाला जो है ना वो ऐड करके, लाइन ऐड करके। ठीक है, हम उस पे टैक्स मनु इसलिए देंगे क्योंकि जो है ना वो हमें देना है, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है। ठीक है, आप ये भी तो कह सकते हो कि आप जो है ना वो जब जाते हो ये कहीं पे गाड़ी वगैरह पे जा रहे होते हो तो वहाँ पे ये सिग्नल की लाइट्स लगी होती हैं। ये सिग्नल की लाइट जो होती है, एक रेड होती है, एक येलो होती है और एक ग्रीन होती है। तो ये रेड है
ये येलो है और ये ग्रीन है। आप ये भी तो कह सकते हो कि सर ये ग्रीन जो है इस पे रुकना चाहिए, मुझे तो ये कलर पसंद है, लेकिन नहीं, लॉ कहता है रेड पे रुकना है। तो लॉ इज ऑलवेज राइट। तो जो लॉ ने कह दिया उसके ऊपर हम उससे जो है वो बहस नहीं कर सकते। ठीक है। तो लॉ ने कह दिया, लॉ ने कल को ये भी कहा हुआ था कि भाई आप इनकम नहीं कमा रहे तो उसको समझो कि तुम इनकम कमा रहे हो, डीम्ड इनकम है आपकी, ख्याली इनकम है, 7E, उसके ऊपर टैक्स दो। तो हम लॉजिकली देखा जाए तो हमें लग रहा है हमारे साथ आती हुई है, लेकिन लॉ ने कह दिया। हमारे पास क्या है कि हम जाके जो कानून बना रहे हैं उनके अगेंस्ट अदालत में चले जाएंगे, भाई इन्होंने ये लॉ गलत बनाया है, लेकिन अगर अदालत उनके हक में फैसला दे देगी तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। सो ये अगर तो हमें लगता है कि गलत है तो हम इसको चैलेंज कर सकते हैं, बट जब तक इसके अगेंस्ट डिसीजन नहीं आएगी और ये बदला नहीं जाएगा तो हमें इसी को फॉलो करना। जी मुबीन। मुबीन, सबसे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि पर्सनल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कौन लगा रहा है? डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब ये है, जो मुझे समझ आ रहा है कि आप ये समझ रहे हो कि कार जो है वो अगर पर्सनल यूज में भी हो तो उसकी भी तो वैल्यू कम हो रही होती है, वो एक किस्म की डेप्रिसिएट हो रही होती है। ये डेप्रिसिएशन एक्चुअल में हो रही है। हम उस डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं जो इजाजत दी गई है कि डेप्रिसिएशन को जो है ना वो लेस कर लो अपनी इनकम में से, जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस में। तो पर्सनल एसेट के ऊपर तो डेप्रिसिएशन की कहीं पे भी इजाजत नहीं है कि आप उसको लेस कर लो, तो पर्सनल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कहीं पे हम चार्ज ही नहीं कर रहे होते। पर्सनल एसेट वैसे भी आपके ये जो गाड़ी शाड़ी है ना, ये आपके कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता। अगर आप वो 3 पॉइंट पढ़ो जिसमें एक्सक्लूड कर दिया जाता है कुछ एसेट को जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आते, तो उसमें मूवेबल पर्सनल एसेट की भी बात होती है। और मैंने उस टाइम भी शायद एग्जांपल दी थी कि आपकी गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो है ना, इनको कैपिटल एसेट नहीं समझा जाता, इनके इनको बेचोगे ना तो जो इस पर गेन गुन हो रहा होता है उसके ऊपर आपने टैक्स नहीं देना होता पर्सनल के। हाँ, ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, डेप्रिसिएशन हो रही होती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन आप घर बैठ के अगर अपनी पर्सनल गाड़ी के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका ये हरगज मतलब नहीं है कि टैक्स वाले आपको इजाजत देंगे कि उस डेप्रिसिएशन को किसी इनकम में से लेस कर लो। हमने वो जो पॉइंट पढ़ा है कि वो एसेट्स निकाल दिए जाएंगे जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो, उसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर अगर किसी एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन आपकी आई है उसको किसी इनकम में से लेस कर रहे हो, तो वो एसेट जिसके ऊपर आपने वो डेप्रिसिएशन निकाली थी और वो किसी और हेड में लेस कर ली, वो कैपिटल एसेट नहीं समझा जाएगा। मुबीन, क्लियर हुआ है ये पॉइंट? चलो, कंसिडरेशन की बात हो रही है। कंसिडरेशन है फॉर अ लिस्टेड कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी है उसकी बात हो रही है। फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड बाय द मार्केट वैल्यू अकॉर्डिंग टू स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन। जब मार्केट वैल्यू की बात करते हैं तो ये मार्केट वैल्यू पता कैसे चलेगी? तो बताया गया कि जब लिस्टेड कंपनी के शेयर्स की बात हो रही है तो वो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहे होते हैं, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, जिस जितने पे वहां पे कोट हो रहा है, जितने पे वो बिक रहा है। इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड इन जिसके शेयर्स नहीं हो रहे, तो उसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उसकी मार्केट वैल्यू निकालेंगे, ब्रेकअप वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर शैल बी कंसिडर्ड एज फेयर मार्केट वैल्यू। ब्रेकअप वैल्यू क्या होती है बच्चों? ब्रेकअप वैल्यू कहीं पे पढ़ी है आपने? मानूर, आपको कोई आइडिया है कि ब्रेकअप वैल्यू क्या होती है? अच्छा, अगर नहीं पढ़ी ना तो फिर हम इसको आज नहीं पढ़ते।
क्योंकि टाइम कम नहीं। बस आपने याद कर लेना है कि जो लिस्टेड कंपनी है उसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या होगी जितने पे वो स्टॉक एक्सचेंज पे बिक रहे हैं, और जो अनलिस्टेड कंपनी है मतलब कि जो स्टॉक एक्सचेंज पे जिसके शेयर्स ट्रेड नहीं हो रहे, तो उसके एसेट्स वगैरह को हम कुछ तोड़ फोड़ के वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे कि इस कंपनी के पास एसेट्स कितने पड़े हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, वहाँ से कुछ हम वैल्यू निकाल लेंगे कि एक शेयर की इस टाइम वैल्यू कितनी है, मतलब अगर ये कंपनी बेची जाए तो कितने की बिकेगी, उस हिसाब से हम उसकी कोई वैल्यू निकाल लेंगे। बस इतना याद कर लेना आप लोग, ब्रेकअप वैल्यू के ऊपर होता है। अच्छा, इफ एन एसेट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, अगर एक एसेट तबाह हो गया है या गुम गया है तो उसकी कंसिडरेशन क्या होगी, उसकी स्क्रैप वैल्यू। अगर आप उसको कोई टूटे फूटे एसेट को बेच के कोई थोड़ा बहुत भी पैसा ले रहे हो तो उसकी क्या समझी जाएगी, कंसिडरेशन समझी जाएगी। ठीक है। आपके पास से कि कोई जो है ना वो एलईडी लगी हुई है घर में, वो गिर गई, ठीक है, वो या कहीं ऑफिस में लगी हुई है वो गिर गई और वो टूट गई, तो अब आप उसको कबाड़िए के पास बेचोगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी उसको कहेंगे स्क्रैप वैल्यू। आप वो जो चीज़ थी वो इट्सल्फ गुड नहीं रही, वो स्क्रैप हो गई, तो वो जो स्क्रैप के आपको पैसे मिलेंगे वो आपकी कंसिडरेशन समझी जाएगी अलॉन्ग विद एनी कंपनसेशन। ठीक है, लेकिन उसके हो सकता है आपने उस एलईडी को जो है ना उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई हो, ठीक है, या हो सकता है आपके किसी कजन ने उसको तोड़ा हो तो आप उसके ऊपर केस कर दो कि इसने मेरा नुकसान कर दिया। तो अगर तो आपने उसकी इंश्योरेंस करवाई है तो हो सकता है आपको इंश्योरेंस वालों से भी कुछ पैसे मिले, तो स्क्रैप वैल्यू आप लोगे, उसके अंदर ऐड करो अगर आपको कोई इंश्योरेंस वालों से रीइंबर्समेंट हो गई है या आपने अपने कजन के ऊपर केस कर दिया और उसने आपको कुछ डैमेजेस की सूरत में पैसे पे कर दिए, इन सब वैल्यूज को मिलाओगे तो जो आपके पास आएगी वो आपकी कंसिडरेशन समझी जाएगी। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू अलोंग विद दी कंपनसेशन। ठीक है, अगर आपको कोई नुकसान के अगेंस्ट पैसे दिए गए हैं, कंपनसेट किया गया है, इंडेमनिटी आपके नुकसान को पूरा किया गया है, डैमेजेस रिसीव आपने केस किया था वो जीत गए, आपको डैमेजेस मिले, और अंडर अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब आपने कोई पॉलिसी की हुई थी उसके अगेंस्ट जो है ना आपको कंपनसेशन इंश्योरेंस वालों ने दे दी, इंडेमनिटी दे दी, डैमेजेस आपको पे कर दिए, या अगर आपने किसी में लॉ में किया हुआ था उसके हिसाब से कोई डिसीजन हो गई या आपकी सेटलमेंट हो गई या एग्रीमेंट हो गया उसके अगेंस्ट आपको कंपनसेशन मिल गई या डैमेजेस मिल गए, तो वो सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी स्क्रैप वैल्यू में और वो आपकी कंसिडरेशन समझी जाएगी। मतलब सिंपल, आपने याद रखना है जब भी कोई एसेट गुम जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, तबाह हो जाता है, तो उसकी जो है कंसिडरेशन क्या होगी, एक तो जो उसको बेच के अगर कुछ स्क्रैप वैल्यू मिली वो, और दूसरा उसके अलावा उस नुकसान के एवज अगर आपकी कोई भरपाई हुई है तो जितने पैसे मिले वो भी आपकी जो है ना कंसिडरेशन समझी जाएगी। क्लियर बच्चों, आगे चलें। जल्दी 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 जवाब देते जो ताकि आगे चलते थे। नवीन ओके है? बच्चों आप में से एक हमेशा स्लो हो जाता है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब ये अलग पॉइंट है, उस पिछले वाले पॉइंट से लिंक नहीं हो रहा। जब आप नोट्स देखोगे या आई कैप की बुक देखोगे ना तो वहाँ पे ये अपने रेलिवेंट जगह पे पड़ा हुआ होगा पॉइंट, लेकिन क्योंकि अब हम कवर कर रहे हैं तो ये मैंने पॉइंट अगली स्लाइड में डाल दिया है। ठीक। However, normal tax liability as applicable under section 30 shall apply। हमने क्या पढ़ा था, हमने कैटेगरी वन पढ़ी थी। कैटेगरी वन में हमने कहा था प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो कहाँ पे जाते हैं, वो एनटीआर में जाते हैं। ठीक है, हमने कहा जो पब्लिक कंपनी है उसके शेयर्स कहाँ जाते हैं, सेपरेट ब्लॉक में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कुछ और एसेट्स जो आपको लग रहा हो शायद सेपरेट ब्लॉक में जाते हैं वो भी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी के अंदर चले जाएंगे, एनटीआर में चले जाएंगे। ठीक है, 37 सेक्शन के अंदर। अगर आपने डिस्पोजल किया है इन एसेट्स का तो ये भी कहाँ चले जाएंगे, एनटीआर के अंदर। ये एसेट्स कौन से हैं, आपने डिस्पोजल कर दिया शेयर्स का ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है, डिस्पोज कर दिए अदरवाइज देन थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज। आपके पास लिस्टेड कंपनी के शेयर से आप उसको बेच सकते हो, खरीद सकते हो, कैसे खरीद सकते हो, बेच सकते हो, आप उसको खरीद और बेच सकते हो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। लेकिन हो सकता है कि आप स्टॉक एक्सचेंज के अलावा आप उनको बेच दो, आप अपने अंकल को बेच दो, तो स्टॉक एक्सचेंज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने उनको वैसे बेच दिया। तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो कि हमने कहा था सेपरेट ब्लॉक में टैक्स होंगे अगर वो बिके अदर देन स्टॉक एक्सचेंज, तो उनको कहाँ पे आपने लेके जाना है, आपने उनको लेके जाना है एनटीआर में। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि वो स्टॉक एक्सचेंज के अलावा कहीं पे आपने डिस्पोज किए हो,
दूसरा ये है कि ये सेटल हुए हों अदर देन NCCPL। ठीक है, ये क्या है? आई थिंक ये है नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी है नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। ये कंपनी बनाई गई है जो स्टॉक एक्सचेंज पे जितने भी शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं उनके अगेंस्ट जो गेन गून आ रहा होता है उस कंपनी को ये हैंडल कर रही होती है। पैसे इसके थ्रू मूव हो रहे होते हैं। तो अगर आपके पैसे इसके थ्रू रोटेट नहीं हुए, आपके पास नहीं पहुंचे, मूव नहीं हुए और आपने स्टॉक एक्सचेंज के अलावा वो शेयर्स बेच दिए हैं, तो आपके वो शेयर्स का कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक में नहीं जाएगा, NTR में जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे सेकंड पॉइंट है थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर का पता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होती है बच्चों? हाँ, IPO होता है कि जब कोई कंपनी पहली दफ़ा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है तो वो इनिशियली कुछ ऑफर करती है पब्लिक को शेयर, तो वो IPO। तो कहता है कि अगर आपने IPO के थ्रू लिस्टिंग प्रोसेस में बेचे हों एक्सेप्ट वेयर द डिटेल ऑफ सच डिस्पोजल इज फर्निश्ड टू NCCPL फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन एंड टैक्स देयर ऑन। तो कहता है अगर आपने इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू शेयर्स बेच दिए, ठीक है, और आपके जो है ना वो डिस्पोजल NCCPL के थ्रू नहीं हुई और उसने उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं किया, तो फिर भी आपने अपने शेयर को कहाँ पे, उसके ऊपर जो कैपिटल गेन है उसको कहाँ पे कंप्यूट करना है या टैक्स उसके ऊपर कहाँ पे देना है? NTR के अंदर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं आपके? ये जितने भी अभी हम पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, ये ज्यादा पॉइंट जो है ना वो आप कह लो कि याद करने के हिसाब से हैं। ये इसके ऊपर जो है ना वो कंसिडरेशन वाला पॉइंट है कि जिसमें हायर वैल्यू लेनी है वो आपकी कैलकुलेशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स तो आपने बस याद करने हैं कि इन दो केसेस में कहाँ पे चले जाएगा? NTR में चला जाएगा। ठीक है, तो ये याद अच्छे से कर लोगे तो अगर इन केस कोई ऐसा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसमें ये बता दिया जाता है ये शेयर था, तो आपने उसको NTR के अंदर टैक्स करना। अच्छा, अभी एक और चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, ये चीज़ कहती है कि इन केस ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन, जो मार्केट में ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं इन्वॉल्विंग एनी सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी का मतलब शेयर्स की बात हो रही है। हमने एक क्वेश्चन स्टार्ट में किया था कि जब हमने कोई शेयर बेचा तो उसकी जो कॉस्ट में हमने खर्चे लेस किए थे, तो हमने उसकी कॉस्ट में से खर्चे लेस किए थे जो उसने कमीशन पे किया ब्रोकर को, वो खर्चा उससे रेलिवेंट डाल लिया था परचेज के वक्त भी और सेल के वक्त भी। ठीक है, लेकिन अब ये यहाँ पे कहा गया है कि मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन जो होती हैं, जो मार्केट में आप चीज़ें बेचते हो तो उसके खास करके जो सिक्योरिटीज आप बेच रहे होते हो मार्केट में, वहां पे आपने एक नोशनल, नोशनल का मतलब पता है आपको? नोशनल का मतलब पता है बच्चों? क्या होता है बच्चों, मतलब बताओ ना नोशनल का, जल्दी जल्दी। नोशनल का मतलब होता है, मुबीन आप बताओ। आपने यानी कि कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस मीन, हाँ मुबीन, नोशनल का मतलब ये होता है ना, नोशनल का मतलब ये होता है कि एक्चुअल नहीं लेना। देखो, एक होता है एक्चुअल, एक्चुअल ठीक है, कि हकीकत में। एक होता है नोशनल जो कि एक्चुअल नहीं होता। आपको एक जो है ना वो, इसको आप क्या कहेंगे, एग्जैक्ट वर्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा। नोशनल का मतलब आप ले सकते हो कि ये एक ख्याली कह लो, ख्याली या एक जो है ना अंदाजन कह सकते हो, नोशनल वैल्यू होती है। ठीक है, आपको अब जब आप मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन या कोई सिक्योरिटी मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन के थ्रू बेच रहे हो तो आपको ना एक नोशनल जो कि एक्चुअल नहीं होगा लेकिन एक नोशनल एक्सपेंस होगा, जो कितना होगा, इक्वल टू 0.5% ऑफ सेल प्रोसीड। जितने आपको पैसे मिले हैं उसका 0.5% ले लो। ठीक है, इसको नोशनल एक्सपेंस समझा जाएगा और ये खर्चा आपको अलाउ होगा। एंड 0.5% सिक्योरिटी कॉस्ट विल बी अप्लाइड इंस्टेड ऑफ एक्चुअल चार्जेस लाइक ब्रोकेज। ठीक है,
आपको कुछ खर्चे जो है ना वो अलाउ किए जाएंगे जो कि नोशनल होंगे, एक्चुअल नहीं होंगे। एक बंदे ने शेयर बेचे, उसने ब्रोकर को जो है ना वो 1% दिया कमीशन कि तुम मेरे शेयर बेचो, 1% ले लेना। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं ये 1% एक्चुअल नहीं लिया जाएगा, 0.5% देना है खर्चे के तौर पे। देना नहीं है मतलब दोगे तो आप 1% ही, लेकिन जब आप खर्चे लोगे ना, कॉस्ट में पार्ट बनाओगे खर्चों का, तो वो 0.5% समझा जाएगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक्चुअल चार्जेस लाइक ब्रोकेज। एक्चुअल चार्जेस की जगह पे आपने नोशनल खर्चों को लेना है, 0.5% ऑफ सेल ले लेना है, सेल परसेंट और 0.5% ऑफ सिक्योरिटी कॉस्ट जो उसकी कॉस्ट है उसके ले लेना है। ठीक है, तो बेचने के लिए आपने कहना है कि ब्रोकर को मैंने एक्चुअल में जो खर्चा किया वो हो सकता है ज़्यादा या कम हो, लेकिन आपने लेस कितना अपनी कॉस्ट का पार्ट कितना बनाना है, 0.5% ऑफ सेल परसेंट और 0.5% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपके नोशनल एक्सपेंसेस आपको अलाउ किए गए हैं। जब आप कंप्यूटेशन करोगे अपनी कॉस्ट की तो उसके अंदर ये आपने ऐड करना है। ठीक है, तो ये कमीशन लेवी वगैरह की जगह पे आपने एक्चुअल खर्चे नहीं लेने, आपने 0.5% ऑफ सेल परसेंट और 0.5% ऑफ कॉस्ट लेने। ठीक है, दिस नोशनल डिडक्शन however डज नॉट अप्लाई, लेकिन ये अप्लाई नहीं होगी टू ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इनिशिएटेड बाय PMEX मेंबर्स। ये जो भी है इसको याद कर लेना, नहीं तो गूगल कर लेना। फॉर क्लैरिफिकेशन, मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन रेफर टू ट्रांजैक्शन कंडक्टेड एट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान और अ प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान NCCPL। ठीक है, मतलब मार्केट बेस ट्रांजैक्शन जब आपने की, कोई शेयर्स वगैरह बेचे, तो उसमें आपने जब कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट ऐसे निकलेगी। एक तो वो कॉस्ट क्या होगी, जितने का आपने वो शेयर खरीदा, हो सकता है 100 रुपये का वो खरीदा हो, प्लस आपको उसमें कुछ एक्सपेंसेस ऐड करने की इजाज़त होती है, जैसे कि आपने सेल का कमीशन दे दिया, और जब आपने परचेज किया था उस टाइम आपने कमीशन पे किया होगा। तो ये एक्चुअल नहीं लेने जो आपने कमीशन पे किए थे, आपने 0.5% ऑफ सेल वैल्यू ले लेना है और 0.5% ऑफ कॉस्ट ले लेना है। ये दो आपने इसमें ऐड करना है, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी से 120। हाँ, NCCPL के प्लेटफॉर्म पे हो या स्टॉक एक्सचेंज पे हो, इन दोनों केसेस में ये काम करना है, उसको हम कहेंगे मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन हुई है। मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन दो होंगी, या तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हुई हो या कोई भी प्लेटफॉर्म जो NCCPL ने बना रखा हो कि इसके ऊपर आप ट्रेड करो अपने शेयर्स। मानूर ठीक है, क्लियर है। मुबीन क्लियर है। मेरी ये जो गूगल मीट है ना, ये अचानक से बंद हो जानी है। ठीक है, तो मुझे साथ साथ जो है ना बताते रहो कि आप लोग जाग रहे हो। ओए होए, ये भी कवर करना था हमने आज। ये भी हम कवर करना था। चलो जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं, ये लास्ट स्लाइड है, जल्दी से कवर करते हैं। अच्छा, आपने जैसे कि आपने पढ़ा था कि जब आपको डिविडेंड मिलता है तो कंपनी उसके ऊपर आपका टैक्स काट के जमा करवा देती है गवर्नमेंट को। ठीक है, इसी तरह जब आपके शेयर्स बिकते हैं उसके ऊपर भी विद होल्ड हो जाता है। विद होल्डिंग का मतलब होता है कि अपने पास विद होल्ड कर लेना, मतलब आपको शेयर्स बेच के गेन हुआ 100 रुपये का, और उसके ऊपर से के 15 रुपये जो है वो टैक्स बना है, तो ये आपके विद होल्ड कर लिए जाएंगे अपने पास, और बाकी जो आपके पास बचेगा वो बचेगा, कितना बच गया 85, ये आपको दे दिया जाएगा कि भाई आपका गेन 100 का हुआ था, लेकिन ये आपका टैक्स हमने विद हेल्ड कर लिया कि हम गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे आपके बिहाफ पे, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपका टैक्स जमा हो जाएगा, ये 85 रुपये आपको मिल गए। ठीक है, तो डिडक्शन हो जाती है विद होल्डिंग टैक्स की ऑन सेल ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये एक ना बच्चों, अगर ये क्लास बंद होगी ना तो आपने ये वाला पोर्शन खुद पढ़ के आना है। ठीक है, कल ये बैठना जाना कि सर ने पढ़ाया नहीं है तो अब हम पढ़ेंगे नहीं, ये पढ़ लेना, कोई किसी भी टाइम क्लास बंद हो जाएगी, 1 घंटे की होती है तो वो बंद हो जाएगी। ठीक है, फाइनेंस एक्ट के मुताबिक 2023 में फाइनेंस एक्ट आया था। फाइनेंस एक्ट जो होता है ना वो आपके जब बजट वगैरह आ रहा होता है ना, उसमें फाइनेंस एक्ट आता है, उसमें आपके टैक्स के अंदर जो चेंजेस आ रही होती है ना वो इसके अंदर लिखी जाती है। ठीक है, इसमें एक जो है ना वो सब सेक्शन ऐड किया गया 6 to 10।
ठीक है। 37 जो हमारा कैपिटल गेन वाला सेक्शन है, इसके सब सेक्शंस बना दिए गए फाइनेंस एक्ट के थ्रू, जो कि 2023 में आया था, जिसमें बताया गया कि डिडक्शन ऑफ टैक्स कैसे होगी सेल जब आप करते हो शेयर्स की और इनकी ट्रांजैक्शन होती है सिक्योरिटीज वगैरह की। ठीक है। NCCPL मैंने आपकी याद दिलाने के लिए दोबारा से लिख दिया है, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसको NCCPL कहते हैं। तो ये क्या, अब इसके रिलेटेड क्या है कि ये कैसे टैक्स कटेगा। द पर्सन एक्वायरिंग अ कैपिटल एसेट, कोई भी बंदा जब कैपिटल एसेट खरीद रहा होता है जो कि शेयर्स ऑफ अ कंपनी हो अदर देन लिस्टेड कंपनी, जो कि सेटल हो रहे हो थ्रू अदर देन लिस्टेड कंपनी, शेयर सेटल थ्रू NCCPL। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स नॉर्मली NCCPL के थ्रू जो है ना सेटल हो रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे ने शेयर्स खरीदे और किसी कंपनी के खरीदे जो कि नहीं है लिस्टेड कंपनी, जिसके शेयर्स NCCPL के थ्रू नहीं सेटल हो रहे, तो जो पर्सन मतलब अक्वायर कर रहा है उसका क्या होगा, शेल डिडक्ट एडवांस एडजस्टेबल टैक्स एट द रेट ऑफ 10% of the fair market value of the share at the time of payment or at the time of registration of share by SECP or स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विच एवर इज अर्लियर। अब बात समझनी है वो क्या कह रहा है। वो कहता है कि किसी कंपनी के शेयर्स हैं, वो कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं है और उसके शेयर सेटल नहीं हो रहे NCCPL के थ्रू, मतलब अदर देन लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है। जब भी कोई बंदा इनके कैपिटल एसेट्स यानी शेयर्स खरीदेगा, वो क्या करेगा, उसने शेयर्स खरीद के पैसे देने हैं ना, जिसके भी शेयर्स वो खरीद रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास शेयर्स हैं और वो ऐसी कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी नहीं है और NCCPL के थ्रू हम उसकी शेयर्स की सेटलमेंट नहीं कर पाते, तो मैंने आपसे शेयर खरीदने हैं, बदले में मैंने आपको पैसे देने हैं। मैं आपको पैसे देने से पहले 10% के हिसाब से उसमें से टैक्स काट लूंगा। ठीक है, 10% के हिसाब से मैं उसमें से टैक्स काट लूंगा और वो टैक्स क्या होंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर मैं 10% लगाऊंगा और वो मैं काट के बाकी पेमेंट आपको करूंगा। ठीक है। और ये शेयर्स जो होंगे इनकी मैंने ये 10% कब डिडक्ट करने हैं, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, और एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स, या जब ये शेयर, ऐसा भी तो हो सकता है मैं आपको कहूँ यार मेरे नाम पे रजिस्टर कर दो शेयर, मैं आपको पेमेंट बाद में कर दूंगा। तो जो अर्लियर होगा, या तो मैंने पेमेंट पहले कर दी तो उस टाइम मैं टैक्स काट लूंगा, या जब मैंने ये रजिस्टर करवाए SCCP के साथ कि आप इनका मालिक मैं हूं, या स्टेट बैंक के बताया मैंने कि आप इन शेयर्स का मालिक मैं हूं, तो मैंने उस टाइम काट लेना है जो अर्लियर होगा। अर्लियर देखना है पेमेंट का या रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन SCCP के साथ या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो जो अर्लियर है इस टाइम पे मैंने 10% जो है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स का काट लेना है, और ये काट के मैंने क्या करना है, FBR को जमा करवा देना है। किसने जमा करवा देना है, जो बंदा ये शेयर्स खरीद रहा है, से मैं खरीद रहा हूँ तो मैं काट के जमा कर। ठीक है। जिस बंदे को ये पैसे मिल रहे हैं शेयर्स के, उसको कैसे मिलेंगे पैसे, उसको मिलेंगे आफ्टर डिडक्शन ऑफ 10% ऑफ एडवांस टैक्स, जिसको विद होल्डिंग टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, एडवांस टैक्स भी कहते हैं और विद होल्डिंग भी कहते हैं। इसको विद होल्डिंग टैक्स इसलिए कहते हैं कि ये विद होल्ड हो जाता है बंदे को पेमेंट मिलने से पहले पहले। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों। अनूर आपको क्लियर है? ठीक है। फिर कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ अबव प्रोविजन, ऊपर जो हमने प्रोविजन पढ़ी उसका नतीजा क्या निकलेगा, डिडक्शन ऑफ टैक्स विल बी रिक्वायर्ड where shares have been registered even if actual payment against the shares has not been made। ऐसा हो सकता है क्योंकि अर्लियर ऐसा हो कि हमने पहले रजिस्टर करवा लियो SCCP के साथ, शेयर पेमेंट ना मिली हो, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। वो कहता है ऐसा हो सकता है कि अभी एक्चुअल पेमेंट हुई ना हो, लेकिन आपके शेयर्स जो है वो पहले से रजिस्टर हो गए हों, तो आपने टैक्स जो है वो पहले से डिडक्ट कर लेना है जो अर्लियर टाइम होगा उसके हिसाब से, चाहे अभी पेमेंट हुई हो या ना हुई हो। द टैक्स और डिडक्टेड शैल बी पेड टू कमिश्नर, FBR का जो कमिश्नर है उसको टैक्स दे देना है। कैसे कि आपने FBR का अकाउंट जो है उसमें क्रेडिट करवा देने हैं पैसे विद इन 15 डेज ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो आपने विदहेल्ड कर लिया और जब पेमेंट करनी है उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो है ना आपने ये पैसे जो है ना वो कमिश्नर साहब को पहुंचा देने हैं, जो FBR का कमिश्नर होगा। The fair market value of shares shall be determined without deduction of liabilities as
जो लिखा गया है रूल 19H ऑफ इनकम टैक्स, बस इस पॉइंट को याद कर लेना। अब रूल 19H जो है वो हम नहीं पढ़ने जा रहे, इसको बस याद कर लेना। अगर दिल करे पढ़ने का तो जाके गूगल के ऊपर सर्च करना इनकम टैक्स रूल्स 2022, और वहाँ पे एक आ रहा होगा रूल 19H, उसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मस्ट नॉट परमिट द ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ shares unless the seller provided a prescribed certificate from commissioner confirming the tax liability as। वो कहता है कि भाई ये जो रजिस्ट्रेशन होगी ना स्टेट बैंक के पास, ये तब तक वो आपको इजाज़त ही नहीं देगा कि शेयर रजिस्टर करें जब तक कि आप प्रूफ नहीं दोगे कि मैंने इसका टैक्स काट लिया जिससे मैंने शेयर्स खरीदे हैं और वो मैंने जमा भी करवा दिया है, ठीक है। 1 मिनट के अंदर क्लास जो है वो बंद होने लगी है। चलो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।